हमारे न्यायालयों का वक्त बहुत कीमती है क्योंकि इतने सारे केस पेंडिंग पड़े हैं जिन्हें दिन रात निपटाया जाए तो भी 350 साल लग जाएंगे। लेकिन कोर्ट की इस मजबूरी को न समझते हुए कुछ लोग ऐसी याचिकाएं दायर करते हैं जिससे कोर्ट का कीमती वक्त बर्बाद होता है और न्यायालयों को याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना लगाना पड़ता है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा ही है? एक और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण जैसे अपराधी खुले घूम रहे हैं और मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे लोग सलाखों के पीछे हैं। इससे इतना तो तय है कि हमारी न्याय व्यवस्था भी राजनीति से प्रेरित है। 8 सालों से जेल में बंद पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट के 3 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 लाख का जुर्माना लगा दिया। गोरखपुर में 27 जनवरी 2007 में मुहर्रम के दौरान एक जुलूस में 2 समूहों के बीच झड़प हुई। झड़प में एक हिंदू युवक की मौत हो गई थी। स्थानीय पत्रकार परवाज के अनुसार 26 सितंबर 2008 को एक मामला दर्ज कराया गया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि तत्कालीन भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ ने उस युवक की मौत का बदला लेने का भड़काऊ भाषण दिया था और इस भाषण के उसके पास कई सारे वीडियो भी उपलब्ध हैं। इसके बाद राज्य सरकार ने मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से मना कर दिया था। आवेदक ने सरकार के इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। बाद में उसने उच्च न्यायालय के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया था। परवाज ने 11 अक्टूबर 2022 को निचली अदालत के निर्णय को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी और हाईकोर्ट में जस्टिस दीपक कुमार ने परवाज पर सीआरपीसी की धारा 482 के तहत मुकदमा दर्ज करने का निर्देश देते हुए याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और यह जुर्माना जमा नहीं करने की स्थिति में इसकी वसूली याचिकाकर्ता की संपत्ति को बेचकर करने का निर्देश दिया। इस मामले को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा, इस मुकदमे को लड़ने के लिए याचिकाकर्ता के पास फंडिंग कहां से आई? इस बात की जांच होनी चाहिए। मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ काम कर रही ताकतों ने इसे खड़ा किया है जो प्रदेश और देश की प्रगति नहीं चाहती। 2007 से 2023 के बीच 16 वर्षों तक कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद भी इस व्यक्ति को देश की न्याय व्यवस्था से न्याय की जगह मिला तो 1 लाख का जुर्माना। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे न्यायालयों और इनमें बैठे जजों का वक्त बहुत कीमती है, इसलिए उनका वक्त बर्बाद करने वाली याचिकाओं पर जुर्माना लगाना उचित है। संजीव भट्ट और परवाज की याचिकाओं पर जुर्माना लगाने के साथ और भी ऐसी कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए भारी जुर्माना लगाया। मैं उन सभी के डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन वक्त बर्बाद करने वाली हर जनहित याचिका पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय इतना ही सख्त हो यह भी जरूरी नहीं है। अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट में एक वैज्ञानिक सिद्धांत को चुनौती देने वाली जनहित याचिका दाखिल हुई जिसे 1 सप्ताह के पहले सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। लेकिन इस याचिका से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का वक्त बर्बाद नहीं हुआ, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर कोई जुर्माना नहीं लगाया। याचिका में डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत और आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत को चुनौती दी गई थी जिसे न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता राजकुमार यह साबित करना चाहता था कि आइंस्टीन का सिद्धांत सही नहीं है। राजकुमार ने इंसानों के विकास को लेकर डार्विन के वैज्ञानिक सिद्धांतों को भी गलत ठहराया। याचिकाकर्ता ने कहा कि वैज्ञानिक सिद्धांतों को गलत ठहराने के लिए उनके पास अपने तर्क हैं। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने स्कूल कॉलेज में जो कुछ भी पढ़ा है उससे अब एहसास हुआ कि वह सब गलत था और डार्विन के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए अब तक करोड़ों लोग मर गए। माननीय न्यायालय ने राजकुमार की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि अगर याचिकाकर्ता का निजी तौर पर यह मानना है कि डार्विन और आइंस्टीन के वैज्ञानिक सिद्धांत गलत थे तो सुप्रीम कोर्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं पूछता हूं कि क्या इस व्यक्ति ने कोर्ट का समय बर्बाद नहीं किया? अगर इस याचिकाकर्ता ने भी कोर्ट का वक्त बर्बाद किया तो कोर्ट ने इस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया? वैज्ञानिक सिद्धांतों को चुनौती देने का तरीका तो यह है कि व्यक्ति को अपनी रिसर्च दुनिया के सामने रखना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के रिसर्च में दम हुआ तो दुनिया उसे स्वीकार करती है। विज्ञान की बात छोड़िए, दुनिया भर में स्थापित वैज्ञानिक सिद्धांतों के खिलाफ याचिका दायर करने वाले राजकुमार जी, क्या आप अपनी धार्मिक गप्पाजी को साबित कर सकते हैं? क्या वो साबित कर सकते हैं कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ? क्या वो साबित कर सकते हैं कि जन्म से कोई ऊंच और नीच नहीं होता?
क्या वो साबित कर सकते हैं कि खीर खाने से कोई औरत प्रेग्नेंट हो सकती है? यह सारी झूठी बातें धर्म ग्रंथों में लिखी हैं और ये धर्म ग्रंथ अब हिंदुत्ववादी सरकार के एजेंडे के तहत स्कूली पाठ्यक्रमों का हिस्सा हो चुके हैं। क्या इस सरकारी पाखंडवाद को खत्म करना जरूरी नहीं है? लेकिन इन बातों के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास वक्त की कमी है।